हेलो स्टूडेंट्स। अब तक रिएक्शन और मैकेनिज्म जो है इसमें हम पढ़ चुके हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के एनर्जी कंसिडरेशंस या एनर्जी के संबंधित जो कुछ चीज़ें हमें समझनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मैक्सिमम जो प्रोसेसेस जो होती हैं, मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय। मतलब रिएक्टेंट जो है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ए जो है ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ए जो है बी में कन्वर्ट हो, कुछ बी जो है वो ए में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी अभिक्रिया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकती है वो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं इनमें इक्विलिब्रियम जो है वो आना आना चाहिए, और वो आता भी है। एक समय ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है, ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, इन दोनों की जो गति होती है वो समान हो जाती है। और जब ये समान हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या होगी? जो कॉन्सेंट्रेशन है या सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बराबर का मतलब है उनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगा। जितने अणु जो है ए से बी में परिवर्तित हो रहे हैं उतने ही अणु जो है बी से ए में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों में कन्वर्ट होती हैं। उसके अलावा साम्य प्रक्रियाएं इक्विलिब्रियम प्रोसेस माना जाता है, ये जो है इक्विलिब्रियम आता है। और जब अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट्स और उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट या साम्यावस्था। अब साम्यावस्था के लिए कुछ रासायनिक जो मतलब केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो ये इस तरीके से हैं। अब साम्यावस्था स्थिरांक जो है उससे एक्सप्लेन किया। साम्यावस्था स्थिरांक का मान शून्य होता है। अब जो है हम बात करें तो दूसरी जो चीज़ समझने वाली है वो है आपकी डेल्टा एच, डेल्टा एस। ये दो चीज़ें क्या हैं? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच जो है हीट एनर्जी चेंज, एंथैल्पी में जो चेंज आता है किसी भी सिस्टम की वो होता है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है उसको हम क्या कहेंगे? जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी का टोटल माइनस उत्पाद की बॉन्ड एनर्जी के टोटल। इसका ये फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा, जिसमें समेसन बंद ऊर्जा किसकी? रिएक्टेंट्स की, माइनस समेसन बंद ऊर्जा उत्पाद की। तो सभी उत्पादों की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको हम रिएक्टेंट की ऊर्जा में से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा एच। अब डेल्टा एच जो है दो तरीके, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। इसके बारे में डिटेल में जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो ये है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंडोथर्मिक जो अभिक्रियाएं होंगी उनके लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होता है। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, तो ऊष्मा शोषी के लिए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। अब इसमें जो के की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर? डेल्टा एच के ऊपर और डेल्टा एस के ऊपर। तो डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। सबसे पहली चीज तो आपको एंट्रोपी पता होना चाहिए, एंट्रोपी क्या होती है। उसके बाद एंट्रोपी का परिवर्तन। तो एंट्रोपी जो है किसी भी जो डिसऑर्डरनेस है, मतलब अव्यवस्था जितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। अरेंजमेंट की, जैसे कोई भी जब जितनी ज़्यादा अरेंजमेंट जो है खराब होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। और एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज और टेम्परेचर के बीच में
जो रिलेशन है या तुलनात्मक जो व्यवस्था है वो दी जाती है आपके डेल्टा जी से। डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी बराबर है किसके? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अब डेल्टा जी अगर जीरो होगी तो अभिक्रिया किस में होगी? साम्यावस्था में। डेल्टा जी अगर क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ऋणात्मक होने पर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्रिम दिशा में आगे बढ़ती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ती है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो वो विपरीत दिशा में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो किसी भी तंत्र की एंट्रोपी अधिक होने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है। एंट्रोपी जितना ज़्यादा बढ़ेगी उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं आपको जो ये समझ में आना चाहिए। अब इसमें दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं या आपको पता होना चाहिए। जब जैसे हमने बात की अभी डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये तो जनरल कंडीशंस पे होगी। अगर हम आइडियल कंडीशंस में अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब हम बात करें, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होगा? डेल्टा जी नॉट इक्वस टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब प्रेशर जो है 1 एटीएम हो, वायुमंडलीय दाब 1 बार, और टेम्परेचर जो है वो कितना हो? 298 केल्विन। तो उस समय पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? ये। अब साम्यावस्था स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा के बीच में, अब ये जो संबंध है ये तो किस किस के बीच में है? मुक्त ऊर्जा डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस के बीच में। जब हम बात करें साम्यावस्था स्थिरांक के की और मुक्त ऊर्जा की, मानक मुक्त ऊर्जा की, तो उसके बीच में संबंध क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, या माइनस आर टी एल एन के, जहां पर आर क्या है? गैस स्थिरांक, और टी क्या है? परम ताप, जो टेम्परेचर है इन केल्विन। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। रिएक्शन काइनेटिक्स, तो रिएक्शन काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आपका क्या हो जाए? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, ये हम देते हैं इसमें। आपने जैसे रिएक्शन काइनेटिक्स आप पढ़ते हो, तो रिएक्शन काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो ये आपका रेट लॉ जो है उसके आधार पर हम इसका वेग को शो करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन है उनके, और जो उसका जो रिएक्शन कांस्टेंट जो आएगा, मतलब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है उसे क्या कहते हैं? के। और के क्या होता है? आपका वेग स्थिरांक। काइनेटिक्स में आपने अभिक्रिया के वेग को समझाने के दो सिद्धांत हैं। एक तो आपका कॉलिजन थ्योरी है। कॉलिजन थ्योरी मतलब दो मॉलिक्यूल जो हैं आपस में टकराएंगे, टकराने से उनमें क्या होगा? नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर की वजह से नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ओरिएंटेशन, किस ओरिएंटेशन में वो अभिविन्यास किस डायरेक्शन से आके वो टकरा रहे हैं, किस तरीके से टकरा रहे हैं, और एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर का मतलब है कि उनका जो टकराने, जब टकरा रहे हैं तो उनकी जो है ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि वो एक जो थ्रेशोल्ड जो ऊर्जा है या जो सक्रिय ऊर्जा जो है उसको वो पार कर जाएं। जब उसको पार करेंगे तभी वो, और नॉट ऑल कॉलिजन्स, जो सभी जो कॉलिजन्स हैं वो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं बनाते, कुछ जो होते हैं उनमें प्रोडक्ट नहीं भी बनता। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो आपका डिपेंड करेगा वो कितनी एनर्जी के साथ टकरा रहे हैं, सही ओरिएंटेशन और सही एनर्जी के साथ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रिय ऊर्जा जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। कुछ ऊर्जा जो है मिनिमम ऊर्जा रिक्वायर्ड है, जैसे हमने बात की एक आप ये जो है, जैसे ये तो रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट जो भी बनेगा ये तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी और प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है, इन दोनों के बीच की ऊर्जा का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी।
जैसे सक्रिय ऊर्जा यहाँ पे डेल्टा H+1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 4 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से ये हम पढ़ते हैं। इसके बारे में ज़्यादा आप डिटेल में आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बजाय आप इसे केमिकल काइनेटिक जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आप पढ़ते हो। इसका जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब देखो ये जो है यहाँ जो अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया कौन सी हो रही है, CH4 क्लोरीन रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके CH3 रेडिकल और HCl बना रहा है। अब ये CH3 रेडिकल भी कोई इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब CH4Cl रेडिकल जो है, जब इसको 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलेगी, तब ये यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो है ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि जब तक इस बैरियर को ये पार नहीं करेगा तब तक इसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ऊर्जा कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट मतलब ये इंटरमीडिएट एक बनाया रेडिकल, तो लेकिन अभी इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। तो CH3 रेडिकल और HCl बनाएगा, तो इसकी ऊर्जा प्रोडक्ट की और इसकी ऊर्जा, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, डेल्टा H। जैसा कि हमने बात की थी समेशन ऑफ ऑल द ऊर्जा, जो भी ऊर्जा होंगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, +1 किलो कैलोरी पर 1 किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी जो है ये क्या हो जाएगी, इसकी डेल्टा H हो जाएगी। अब हम इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।